हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी विथ ए एन उड़ान क्लासेस में। आज हम कवर करेंगे द्विघात समीकरण जो कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम द्विघात समीकरण को देखेंगे वन शॉट में। हम इसको खत्म कर देंगे। और जो भी आप लोग नहीं देखे होंगे पिछली क्लास, तो आप लोग फटाक से अभी के अभी पहले पिछली क्लास से देखना शुरू करें। वन शॉट पहली क्लास आप लोगों की जो है वास्तविक संख्या आप जाकर मैंने पहली क्लास आप लोगों की लाइव ली थी। तो आप लोग पहले लाइव वन शॉट्स में जाइए, वास्तविक संख्या देखिए। इस पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और ये चौथा चैप्टर मिलने वाला है। तो आप लोग फटाक से एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो जो है आप लोगों को दो 2 बजे मिलने वाली है। हर रोज आप लोगों को मेरी मैथ की क्लास 2 बजे मिलेगी। 2 बजे आप लोगों के नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर चला जाएगा हर रोज। तो आप लोग फटाफट से उसे भी शेयर कर दीजिए और इसके बाद सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को बता दें कि केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों की सेकेंड पहली जो है क्लास दो चैप्टर, एक चैप्टर जो था वो 2 पार्ट में आप लोगों को यूट्यूब पे चढ़ चुकी है, तो उसको भी देख लीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और सेकेंड क्लास आज शाम तक फिर से चढ़ेगी, तो आप दूसरी क्लास आज पूरी देख लीजिएगा, यानी कि 2 चैप्टर उधर भी कंप्लीट और यहाँ भी आप लोगों के चौथा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पहले आप लोग मैथ और जो है साइंस को पढ़ते चलिए। इसके बाद अगले पार्ट में हम इंग्लिश को ले चलेंगे और इसके बाद आप लोगों के सामाजिक विज्ञान जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं वो चलेगा। इसके बाद आप लोगों के लिए हिंदी आएगी। हिंदी भी चलने शुरू होगी 2-3 दिनों में। तो आप लोग फटाफट से एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। अब चलिए हम चलते हैं पहले पहले जो है क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण, यानी इसे हम कहते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक, क्या है द्विघात समीकरण? क्या है आइए हम समझते हैं द्विघात समीकरण क्या है। चर x में समीकरण x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार को एक द्विघात समीकरण कहते हैं। किसने कहते हैं? जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, एक द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, यह समीकरण जो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए इक्वल टू नॉट 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक, क्या है? जो ए इक्वल टू नॉट 0 का द्विघात समीकरण मानक है, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जो है ए बी और सी का जो है अचर राशियां हैं। ठीक, सी अचर राशियां हैं, अथवा ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। क्या हो? 2 हो। ठीक, यहाँ पर ऊपर जो क्या है अधिकतम राशि की घात 2 हो। ठीक, एक्स एक्स ए एक्स पे स्क्वायर लगा है ना, वही घात है, तो इसकी घात कितनी हो? 2 हो। और उसका गुणांक जो है चर की किसी चर जिसकी घात 2 हो, उसका गुणांक जो होता है 0 न हो, तो उस समीकरण को द्विघात समीकरण का वर्ग समीकरण कहते हैं। यानी कि 2 घात हो तो तथा उसका गुणांक जो है 0 न हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का कि कैसे हम पहचानेंगे। ठीक, कैसे हम पहचानेंगे? तो जो जो इसमें से ए एक्स स्क्वायर है वो क्या है? द्विघात पद है, जिसे हम जो है क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं। ठीक, और ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर है, यानी कि
यही ए एक्स स्क्वायर क्या था, द्विघात पद था। ठीक, वहीं दिया है कि ए के बाद इक्वल टू एक्स के ऊपर स्क्वायर का जो है गुणांक, यानी कि इसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट। ठीक, और बी एक्स जो है एक रैखिक पद है। क्या है, बी एक्स है जो आपका वो रैखिक पद है। रैखिक पद यानी कि लीनियर टर्म। ठीक, इंग्लिश में इसे लीनियर टर्म कहते हैं। ठीक, और बी, अब इसी को क्या करना है, बी माइनस एक्स का गुणांक जो है उसे हम बी, जो 20 में गुणी के इस तरह का चिन्ह आ जाता है तो वहां पर गुणांक जो है वो कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। ठीक, कॉफिशिएंट होता है। और सी एक क्या है, एक अचर पद है। क्या है, जो है सी अचर पद है जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यदि जो दिया है कि यदि जो है अल्फा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल हो तो द्विघात समीकरण को इस प्रकार जो है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी लिखा जाता है। ठीक, सी लिखा जाता है। तो अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण का हल। क्या, द्विघात समीकरण का हल। ठीक, द्विघात समीकरण का हल। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण का हल। ठीक, जिसमें कि अचर वाले जो होते हैं द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। क्या होते हैं, अचर वाले जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके दो हल होते हैं, जिन्हें हम प्रायः क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। किससे, अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। ठीक, अब हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधि को देखेंगे। क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या है। द्विघात समीकरण को मुख्यतः तीन प्रकार से हल किया जाता है। इस प्रकार है। ठीक, किस प्रकार है, जिसके क्या क्या कहते हैं, एक गुणनखंड विधि होती है, एक होती है पूर्ण वर्ग बनाकर, और एक होती है श्रीधराचार्य विधि। क्या होती है, श्रीधराचार्य विधि। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक, पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि को। ठीक, गुणनखंड विधि को, जैसा कि आप लोगों को ये एक इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा होगा गुणनखंड विधि में कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जो है 110, ठीक, इक्वल टू 0 का मूल निकालें। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जो है 11 माइनस 10 इस माइनस 110 इक्वल टू 0। यानी कि जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे बताइए, दिया गया है आप लोगों को x माइनस है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को कॉफिशिएंट ढूंढना था। तो हम इसका जब 11 जो है जो होता है 11 दहिया कितना होता है, हम यहाँ पर गुणा करेंगे। 11 दहिया होता है आपका 110, तो 110 आप लोगों को देखने को मिला। ठीक, अगर हम 10 में से एक 10 जो है 11 में से 10 को माइनस करेंगे, जब हम 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का एक आता है जो कि एक आपको x दर्शा रहा है। ठीक, x है। तब क्लियर हुआ। अब आगे चलें। तब इसके बाद जो है x कोष्टक में x प्लस 11, ठीक, x प्लस 11 माइनस 10, ठीक, 10 आ गया। फिर क्या लेंगे, x प्लस 11, क्या लेंगे, x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आगे कि कोष्टक में हम लोग x प्लस 11 को लेंगे, इसके बाद ले गए x माइनस जो है 10 को लेंगे, इक्वल टू आपका 0। इसीलिए जो है x का जो है
जब मूल निकाले हैं तो बचा क्या है आपका 10 और -11। ठीक, 10 और -11। ठीक, ये आपका क्या है गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से इस तरीके से करते हैं। गुणनखंड विधि से आप लोगों को समझा दिया हूँ, एक बार और समझा दे रहा हूँ। उसमें क्या है एक बार और समझ लीजिएगा। कैसे आया है 10 और कैसे आप लोग सोच रहे हैं 11 और 10 आ गया। तो बताया हूँ ना, जब 11 का गुणा करेंगे 11 दहिया कितना होता है, 11 दहिया होता है 110। अब जब देखो यहाँ पर तो जो है चर के घात कितनी है 2 है। ये एक चर है। आप लोगों को अगर नहीं पढ़े इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आप लोग जाइए कि जो दो जो चर वाला जो आप लोगों को पढ़ाए थे उसमें जाइए। आप लोगों को चर का पूरा जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन एक चर है यहाँ की 2 चर हैं। ठीक, तो आप लोग उस क्लास को पहले अटेंड कर लीजिए तब इस क्लास में आइए ताकि ज़्यादा डाउट ना हो आपको। ठीक, तो देखिए ये जो है एक ही चर वाला है तो क्या होगा, तो जब हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे फिर क्या देंगे तो आएगा हम लोगों का 110। 110 यहाँ पर लिखा है ना, यही लाना होता है। तो जब 110 आ जाएगा इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि 10 में से सिर्फ 11 में से हम लोगों को 10 को माइनस करना होगा। 11 में से हम लोगों को 10 को माइनस करना होगा तो एक आता है, तो इसीलिए एक चर आएगा। ठीक, यहाँ पर एक चर आएगा समझने के लिए, लेकिन लिखा तो अब आगे ऐसे ही जाएगा, लेकिन अगर हम इसको करें तो एक्स ही आएगा ना, बस एक्स ही आएगा। और जो कि इस तरीके से लिखे हैं तो आगे बढ़े हैं ना। तो जब ये यहाँ पर एक चर है, जब इसको हम ये बनाने के लिए 11 और गुणे 10 का गुणा कर दिया है तब 110 आया, तो हम लोगों को यही निकालना होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद बता ही दिया कैसे क्या है, देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। ठीक, और कुछ डाउट था नहीं कैसे दर्शाया होगा। ठीक, तो गुणनखंड विधि यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम चलते हैं पूर्ण वर्ग विधि में। क्या आते हैं पूर्ण वर्ग विधि को देखते हैं। ठीक, पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा पूर्ण वर्ग विधि बड़ा है तो थोड़ा हम जूम करते हुए चलेंगे। ठीक, पूर्ण वर्ग विधि क्या है, दिया है कॉपी कॉपी कोई इक्वेशन दिया है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां की क्या है ए इक्वल टू नॉट 0 है। तो इसको समझते चलिए क्या होगा, जो आपका होगा, देखिए थोड़ा हम गड़बड़ी कर रहे हैं, नहीं नहीं अब सही है। क्या होगा x इक्वल टू जो होगा b प्लस माइनस, यहाँ माइनस भी रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 जो है ए सी बटे 2a। ठीक, 2a। तो आगे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बाद दोनों तरफ जब भाग करने पर आता है, जब दोनों तरफ हम ए से भाग करने पर क्या आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इसके बाद आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी बटे ए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है दोनों तरफ हम x का गुणांक 1/2 का स्क्वायर या बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर जोड़ने पर, अब हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक, हम क्या किए हैं गुणा किया है। ठीक, अब यहाँ पर अगला आएगा टर्म में x प्लस बी बी और 2a, कितना है 2a। ठीक, का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 4
जो है ए सी, 4ac, ठीक, यहाँ पर 4 जो है और सी यहाँ बचा 4ac। अब जिसमें नीचे का 4 है तो 4a स्क्वायर, ठीक। अब आएगा x प्लस बी बटे 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस में वो भी, फिर बटे अंडर रूट में 4a स्क्वायर, ठीक। फिर आएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और इसके बाद आएगा x इक्वल टू बी माइनस जो है प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक। तो आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से हमको लग रहा है नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम इसको आप लोगों को बता दे रहे हैं। जो भी आप लोग देखिए एक बार इसे एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम जो है इस पर शॉर्ट्स आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, जो आप लोग आराम से देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। क्लास को हम लंबी नहीं करना चाहते हैं, 1 शॉर्ट्स की क्लास है तो हम सोच रहे हैं कि फटाफट से करवाते जाए अभी, क्योंकि अभी ट्यूशन भी करना है ना। तो चलिए अब हम श्रीधराचार्य से क्या करेंगे, श्रीधराचार्य इसमें आ गया। अब श्रीधराचार्य जो है, श्रीधराचार्य में क्या है, श्रीधराचार्य विधि क्या कहेगी, चलिए आइए देखते हैं। एक लिया हम लोगों ने एक इक्वेशन, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो, क्या हो, अल्फा और बीटा हो तो, हाँ तो क्या होगा, कोष्टक में अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, क्या होगा, डी बटे 2a, ठीक। अब हम लेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तक 4ac बटे 2a तथा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस जो है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, जहां की आपको d क्या होगा आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो d एक विवेचक यहाँ व्युत्क्रर विधि है, इसे हम जो है डी क्या कहते हैं, डिविसिट्स, हाँ डिविसिट्स विधि कहा जाता है, जिसमें कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इतना छोटा छोटा यार दिखता भी नहीं है, थोड़ा रुको, थोड़ा जूम कर लूँ। अब हम आ गए हैं आप लोगों के अगले जो है टॉपिक पे, क्या दिया है, द्विघात समीकरण के मूलों की जो है प्रकृति क्या है, ठीक। तो समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए जो है होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है 0 हो तो समीकरण के मूल को वास्तविक और असमान होता है, ठीक। और द्विघात समीकरण में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इक्वल टू 0 के लिए जो लगता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक। और यदि एक द्विघात समीकरण जो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए जो लगता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 हो तो मूल क्या होगा, एक काल्पनिक होगा, क्या होगा, काल्पनिक होता है, ठीक। अब आगे हम दूसरे टॉपिक पर, अगला है द्विघात समीकरण के सूत्र एवं परिणाम, क्या सूत्र हैं और क्या परिणाम होते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे समीकरण जो है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कि यदि हम क्या करते हैं, विविक्तकरण जो है करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac
जीरो हो तो समीकरण को दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जैसे आपका समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, जो है अगर समीकरण में बी स्क्वायर है और माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो तो उसका जो मूल वास्तविक होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। वहीं बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है जीरो हो तो मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा, मूल क्या होगा, एक काल्पनिक होगा, b2 होगा, स्क्वायर में ना b2 होगा, ठीक, b2 होगा, वो भी घटते क्रम में होगा, ठीक। तो मूल काल्पनिक होगा, ठीक। इसके बाद अगर हम b2 जो है माइनस 4ac और जो बढ़ते क्रम में, तो वह मान क्या होगा, मूल का वास्तविक असमान मान होगा। क्या होगा, असमान मान होगा, ठीक। अगर हम मूलों का योगफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, मूलों का योगफल निकलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। जो मूलों का गुणनफल आता है वो आता है आपका अल्फा अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटे ए जो है इक्वल टू अचर होता है जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक गुणांक होता है। अब द्विघात समीकरण में ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा पॉइंट बीटा जीरो होता है। जब जो होता है डी इक्वल टू जीरो हो तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है, ठीक। वहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो में जब हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक हो तो इसका जो मूल जो होता है एक होता है। क्या होता है, इसका मूल जो होता है वो एक होता है। और इसके बाद चलिए अब हम आते हैं, कुछ सवाल आप लोगों को करवा देते हैं। दिया क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी हैं। क्या है, 26 साल बड़ी हैं। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे कि रोहन की वायु जो है वर्तमान वायु है वो x वर्ष है। तो प्रश्नानुसार क्या होगी, उसकी माँ की जो है वर्तमान आयु कितनी होगी, x प्लस जो है 26 वर्ष, ठीक, 26 वर्ष। तो इसमें x प्लस 3, ठीक, x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू 360, ठीक। x प्लस 3 जो है x प्लस 29, यहाँ पर छेद और 3 मिला है आपका, तो कितना हुआ है, 26 और 3 मिला है तो 29 हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर 26 और जब 3 मिला है तो 29 हुआ है इक्वल टू 360। इसके बाद जो है आपका एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360, ठीक। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 32, 29 है, 29 में हम 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 32 प्लस 387, जब 300 सॉरी 87 है माइनस 360, तो हम क्या करेंगे, जो आपका जो है 360 है, 360 में से हम कितना घटाएंगे, 87 को घटाएंगे, ठीक। तो 10 में से हम लोगों का जाएगा 7 तो 3 आएगा, और यहाँ 15 में से 8 को माइनस करना है, 15 में से 8 को माइनस करना है, यानी कि 5 इसमें से 3 उसमें से, यानी कि 7 आएगा, और यहाँ पर 3 था तो ये 2 आएगा, यानी कि 273, ठीक, 273, यानी कि एक्स स्क्वायर जो प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 होगा। अब अपसिट द्विघात क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, जहां x जो है रोहन का वर्तमान वायु वर्षों में है। क्या है, x जो है रोहन का वायु वर्तमान जो है वर्षों में है, ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर 2 है। क्षेत्रफल की लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है? x मीटर है। ठीक, तो प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि लंबाई जो है 2x, चौड़ाई +1, ठीक, +1, ठीक, जहां पे जो है 2x जो होगा 2x जो +1 तथा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, क्या है? तथा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई इसके बाद कोष्टक में 2x + 1, ठीक, गुणे x इक्वल टू कितना है? 528, ठीक, 528 था ना, ऊपर था क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। इसके बाद है 2x², ठीक, क्या है? 2x² +1 हो जाएगा, तो 2x² प्लस x इक्वल टू कितना होगा? 528। जब ये इस पर चला जाएगा तो x² में बनेगा 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 2x² और ये वाला x का जो है अंडर जो है आप लोगों के कोष्टक से बाहर आएंगे और आप लोगों का इक्वल टू 528 होगा। और 2x² प्लस जो है x माइनस जो है 528 इक्वल टू 0, ठीक, जहाँ की अतः अपसिट जो है 2x² जो है माइनस जो है 2x² माइनस x माइनस 528 0, जहाँ की x का आयताकार भूखंड की चौड़ाई मीटरों में है। क्या है? मीटरों में है, ठीक। अब हम देखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? माना कि दो जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x और x+1। क्या है? एक x है, एगो x+1 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? x कोष्टक में लेंगे x+1 इक्वल टू 306, ठीक, 306।